हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर चल रहा है इस चैनल पर। तो सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूँ कि सभी आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले भाई आज फर्स्ट क्लास है तो चैनल का शुभारंभ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज हमारे चैनल का गणपति बप्पा के शुभ आगमन पर स्वागत हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहेंगी, आप सभी मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और मैं भी आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को जो भी आप लोगों का ड्रीम है, आप लोगों को आपके मुकाम तक पहुँचा कर ही रहूँगा, हमेशा आप लोगों का साथ दूँगा। साथ ही साथ आपके लिए जिस एग्ज़ाम्स के लिए आप डिमांड करेंगे उस एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए क्लास भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ फिर मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एक बात और स्टूडेंट्स कि अगर क्लास में आज देखिए अभी मेरे पास सेटअप पूरा तैयार नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत अगर दिक्कत का सामना करना हो तो आप सभी से उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलेंगे साथ में। तो ये रहा देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि अरुण एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और वह 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में बी बिंदु तक गया। फिर वह उत्तर दिशा की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। तो बताना है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। तो आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है ये हमें यहाँ पर बताना होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 10 किलोमीटर वह ईस्ट डायरेक्शन में चला है। भाई पूर्व दिशा में ईस्ट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है, ईस्ट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स आगे चलकर नॉर्थ में उसने डिस्टेंस कवर किया है 3 किलोमीटर का। तो भाई नॉर्थ में कवर कर लिया कितना, 3 किलोमीटर का। क्लियर है। अब आगे देखेंगे फिर क्या हुआ, वह पश्चिम दिशा में पहुंचा और पश्चिम यानी वेस्ट में मुड़कर 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वेस्ट में 12 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर लिया। अब लास्ट में क्या हुआ, वह ईद यानी कि 3 किलोमीटर कौन सी दिशा में मुड़ा, दक्षिण दिशा में यानी साउथ में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने और कवर कर लिया। तो भाई साउथ में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है जब भी कोई व्यक्ति नॉर्थ में चलेगा उसके बाद साउथ में अगर वो रिटर्न होगा तो अगर एक व्यक्ति से संबंधित बात की जाएगी तो ये आपस में स्टूडेंट्स डिस्टेंस माइनस हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ में कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर गया, फिर साउथ में रिटर्न आ गया 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब उसने अपना डिस्टेंस पूरा वहीं का वहीं जीरो कर लिया। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो केवल ईस्ट में 10 किलोमीटर रह गया है और वेस्ट में 12 किलोमीटर। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा भाई एक ही व्यक्ति है, ईस्ट में भी चल रहा है वेस्ट में भी चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा, माइनस होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बचेगा 2 किलोमीटर वेस्ट, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन कौन सी रहेगी, जो ज़्यादा होती है वही डायरेक्शन हमारी ज़्यादा रहेगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सभी के सभी यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स करेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है माइक्रोब, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन और माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछा गया है इन तीनों में, चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन हमारा सबसे अलग होगा और बाकी तीन बिल्कुल सेम संबंध दर्शाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो स्टूडेंट सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है माइक्रोवेव, माइक्रोब। ठीक है। तो माइक्रोब का मतलब क्या होता है, रोगाणु। तो स्टूडेंट रोगाणु एक प्रकार का जीव है, रोगाणु क्या है, एक प्रकार का जीव है। और बाकी सभी अगर हम देखेंगे तो बाकी सभी हमारे वस्तुएं होती हैं, यानी कि सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, कोई ना कोई वस्तु है। ठीक है। या किसी न किसी प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी यंत्र है। लेकिन यहाँ पर रोगाणु क्या है, एक प्रकार का जीव है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सभी से अलग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी का भाई है। ठीक है। तो भाई ए बी का भाई है तो हमने ए को बी का ब्रदर दर्शा दिया यहाँ पर, यानी ए को बी का ब्रदर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। ए को बी का ब्रदर। अब साथ में क्या कहा गया है, सी ए की माँ है। भाई सी यहाँ पर एक पर्सन है, वो ए की मदर है। क्लियर है। सी हमने ए की माँ मदर दर्शा दिया। उसके बाद कहा गया है डी कौन है, डी सी का भी पिता है। भाई यहाँ पर एक पर्सन हमने डी और दर्शा दिया, वो सी का भी फादर है।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए फादर है तो हम स्क्वायर में बंद करते हैं, और अगर मदर है तो उसे सर्किल में बंद करेंगे, क्लियर है। बाकी ए भाई है तो ए को भी स्क्वायर में बंद करेंगे, ये तो सभी को पता होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है ई बी का पुत्र है। ई एक व्यक्ति और है, वो ई का पुत्र, यानी ई कौन है, वो बी का पुत्र है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ई को बी का पुत्र यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया स्क्वायर में। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ए का डी से संबंध पूछा गया है। तो ई से तो मतलब फिर भी नहीं पूछा, ए का डी से पूछा गया है। तो हमें पता है जब डबल स्टेप की बात होती है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे मदर और मदर के फादर, तो स्टूडेंट्स कौन हो गए, नाना जी हो गए, सिंपल सी बात है। तो ए का डी से संबंध पूछा है, ना कि डी का ए से। अगर डी का ए से पूछता तब हम नाना जी देते, और यहाँ पर पूछा है उसने उल्टा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स इसी के अकॉर्डिंग, तो भाई सभी बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ए जो है ए से डी का संबंध, देखिए बिल्कुल ए से डी का पूछा है, तो ए से डी का संबंध पूछा है। तो ए स्टूडेंट्स डी का कौन लगा, पौत्र यानी ग्रैंडसन लगा, लेकिन डी कौन लगा, संबंध यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पर कहा गया है ए से डी का संबंध, तो डी का संबंध पूछा है तो डी हो गया नाना जी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। तो बहुत ध्यान से समझना है, एक घड़ी है जो 5 मिनट बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने उस घड़ी को 5 मिनट हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्लियर है। क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको समझना है, एक घंटे में बढ़ जाती है, ठीक है ना, ध्यान देना है। एक घंटे में तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 60, क्लियर है। अब पूछा गया है सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कोण पूछा है, एंगल पूछा है, तो आप बताइए खुद ही सोचिएगा कि जब यहाँ पर पूछा है सेकंड की सुई 1 मिनट में, तो सेकंड की सुई 1 मिनट में क्या करती है, सेकंड की सुई 1 मिनट में घड़ी का पूरा एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। तो ये हमारा बन गया है, देखिए पूरा फार्मूला, भाई 360 से मल्टीपल कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो सॉल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और इसकी मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है, कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कैसे करेंगे, ये 30 आ गया। अब हमें पता है कि घड़ी की सुई, अब ध्यान देना है यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है कि 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 30 डिग्री घूमेगी, 30 डिग्री बढ़ जाएगी। अब हमारे अकॉर्डिंग अगर आपने देखा होगा तो भाई हमने घड़ी में देखा है, जैसे कोई भी नंबर है, घड़ी बनी हुई है, घड़ी में कोई भी नंबर है 12, और यहाँ पर दे रखा है 1, तो 12 के और 1 के बीच का जो कोण होता है एंगल, वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। अब ये 30 डिग्री एंगल आ गया कि वो आगे बढ़ जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पर पूछा है मिनट वाली सुई के लिए हमें बताना है, तो भाई मिनट वाली सुई के लिए कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर पूछा है मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मिनट की अकॉर्डिंग कितना होगा, तो हमें पता है 360, तो वो टोटल घूम ही रही है। देखिए इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर हटा देता हूँ, पहले यहाँ तक समझ में आ गया 30 डिग्री तक। अब आगे बात करेंगे इसके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स हमने अभी क्या निकाला था, हमने यहाँ पर 30 डिग्री निकाल लिया, ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है। लेकिन 30 डिग्री जो है हमारी ये मिनट वाली सुई के लिए है, मिनट वाली सुई। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है सेकंड वाली सुई के बारे में। तो सेकंड की सुई के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस 30 को डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, क्योंकि हमें पता है भाई 60 से ही हम कन्वर्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि टोटल 360 डिग्री होता है, भाई हर बार बढ़ती है सुई, तो बढ़ने के बाद लास्ट में कितना बढ़ रही है, 0.5 और बढ़ रही है, तो इसमें 0.5 और ऐड कर दिया जाएगा। तो कितना आ गया, 360.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन को सभी ने समझ लिया होगा, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सॉल्यूशन के रूप में आपको दे दूंगा, ठीक है, यानी कि एक पेपर पे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ एक बात और स्टूडेंट्स, आपका ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और साथ ही साथ आपका टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, फेसबुक ग्रुप की लिंक, सभी की सभी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली जाएंगी। तो आप सभी को ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि कोई भी अपडेट होगा क्लास से संबंधित वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो ये रहा हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है 1 2 6 24। तो आगे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए तरीका यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 1, तो 1 से हम 2 कैसे ला सकते हैं। तो हमने देखा कि 1 में अगर मल्टीपल कर दें 2 से, तो यहाँ पर बिल्कुल 2 आ सकता है,
ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2 से 6 कैसे ला सकते हैं, अगर 2 में मल्टीपल करेंगे 3 से तो बिल्कुल यहाँ पर 6 आ सकता है, क्लियर है। ऐसे ही देखेंगे 6 में स्टूडेंट्स मल्टीपल करेंगे 4 से तो कितना 24 भाई बिल्कुल आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं, तो हमारा मल्टीपल कैसे चल रहा है, पहले 2 से 3 से और 4 से, तो अब आगे करेंगे 5 से, तो 24 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 120 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ऑल बेगर्स आर पुअर, यानी जितने भी भिखारी होते हैं वो गरीब हैं। बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, तभी समझ आएगा कि यहाँ पर कह रखा है सभी भिखारी गरीब हैं, ठीक है। अब हमें जैसा कथन दे रखा है वही हमें सही मानना है, बाकी हमें और किसी से मतलब नहीं कि किसके बीच में रिलेशन कैसे दे रखा है। अब आगे बढ़ना है, कहा गया है यहाँ पर यह जो कथन सत्य है इसमें निम्नलिखित कौन सा विकल्प जो है वो निष्कर्ष का रूप से यहाँ पर सही होगा। तो देखेंगे तो वह सभी जो गरीब हैं वो भिखारी है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सभी भिखारी गरीब हैं, ये तो रियल है भाई, यहाँ पर जो कथन दे रखा है सभी भिखारी गरीब हैं ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी गरीब हैं वो भिखारी हैं ये कैसे मान सकते हैं, तो बिल्कुल गलत होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यदि ए अमीर है तो वो भिखारी नहीं है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर अगर ऐसा है कि अगर ए अमीर है वो भिखारी नहीं है तो इसका मतलब गरीब वाला वो भिखारी होगा, भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसे भी काट दीजिए। आगे देखते हैं, यदि ए अमीर नहीं है तो वो भिखारी नहीं है। भाई ये भी कथन ऊपर वाले की तरह ही दे दिया, बिल्कुल ये भी गलत होगा। लास्ट में देखेंगे यदि ए भिखारी है तो वो अमीर नहीं है। भाई बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि अगर ए भिखारी है तो वो अमीर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो गरीब है। तो यही तो यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी आपके यूपी पीसीएल जेई के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को डेली क्लास अटेंड करनी है और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। अगर कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई तो आपकी क्लास डेली चलती रहेगी, आप बिल्कुल भी, और अगर कोई भी किसी दिन क्लास नहीं हो पाती है किसी कारण से तो आपको अपडेट जरूर किया जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है। क्या दे रखा है, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है। तो सबसे पहले कहा गया है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना है तभी समझ में आएगा। यानी राम का सिक्का जो है हमने यहाँ पर सबसे पहले जैसे दे रखा है एक एक करके नोट करेंगे, तो दे रखा है राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो हमने राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी कर दिया, क्लियर है, समझ आ रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर आपको हो सकता है समझ ना आए, लेकिन वैसे ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि समझ नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा, ठीक है, मैं बोल कर भी बता रहा हूँ साथ साथ। अब यहाँ पर देखेंगे आगे क्या दे रखा है, फिर दे रखा है मोहन के सिक्के से भारी है, हो गया, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। साथ साथ क्या दे रखा है, रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, यानी कि राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी भी है और रमेश के सिक्के से भी भारी है। भाई यही तो रीज़न हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, भाई ये इससे भी भारी हो गया राम, और यहाँ पर रमेश से भी भारी हो गया। तो एक कथन हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर राम का सिक्का जो है RAM, और यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं रमेश से भी भारी है, ठीक है, रमेश से भी भारी है, RAMESH पूरा नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, क्लियर, समझ आना चाहिए। फिर देखेंगे आगे, फिर दे रखा है नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, यानी कि अब यहाँ पर राम से पीछे कौन कौन हो गए, एक तो रमेश हो गया, एक मोहन हो गया। भाई यहाँ पर रमेश को भी लिख देते हैं, ठीक है, R बना देता हूँ मैं यहाँ पर शॉर्ट में, जो कि आपको दिखाई देता रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, यानी इससे भारी कौन सा है, नरेश का सिक्का, ठीक है। और आगे फिर देखेंगे फिर क्या दे रखा है, तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है आगे, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। भाई इसका मतलब योगेश का और भारी हो गया, योगेश का सिक्का और भारी हो गया। व्यक्ति कितने हैं, टोटल 5 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर देखेंगे योगेश, नरेश, रमेश, यानी कि राम, रमेश और मोहन, भाई सबका यहाँ पर पूरा हो गया। तो पूछा गया है कि सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, तो बिल्कुल देखिए बेसिक सी बात है, यहाँ पर किसके पास होगा, योगेश के पास होगा। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है, समझ आ गया सभी को। देखिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि यह संख्या व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती है
तो पूछा गया है इसमें युवा स्नातक कितने हैं। याद ध्यान से समझना है क्वेश्चन में कि युवा स्नातक पूछा गया है, बाकी मना किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया गया है। अगर मना किया जाता कि वो एम्प्लॉय नहीं होगा, ठीक है, तो हम उसे एम्प्लॉय में काउंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि वो युवा होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स युवा और स्नातक का देखिए यहाँ पर कौन सा है भाई, ये सर्किल बन रहा है युवा के लिए, यानी कि ये सर्किल बन रहा है युवा के लिए, क्लियर है, और ये बन रहा है स्नातक के लिए। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 20 और 10 दोनों के दोनों नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 20 भी होगा 10 भी होगा, तो टोटल हो जाएंगे 30, यानी 30 व्यक्ति ऐसे होंगे जो युवा भी हैं और क्या हैं, साथ साथ स्नातक भी हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए स्टूडेंट सभी के सभी साथ साथ ये भी बताते रहिए कि भाई क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को, और उम्मीद करता हूँ कि आज जो दिक्कत हो रही है धीरे धीरे उसे मैं कम करता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। एक आपका जो मिसिंग नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर रख कर इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या प्रोसेस चल रहा है। 9 से 13 बन रहा है भाई, 9 से क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। तो 9 से 13 कैसे बना सकते हैं, क्या ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि 4 ऐड किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 13 से 22 बन रहा है भाई, यहाँ पर क्या ऐड किया जा रहा है, 13 से 22 बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ 9 ऐड किया जा रहा है। कितना, यहाँ पर स्टूडेंट्स 9 ऐड किया जा रहा है। तो मैंने एक चीज़ देखा कि ये भाई क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं आगे 4 का स्क्वायर ऐड कर दूं तो बिल्कुल आंसर आ सकता है भाई। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो 16 यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो 22 प्लस 16 कितना होगा, तो देखिए लास्ट का अंक ऐड कर दो, 2 और 6 हो गया 8। तो इसका मतलब 38 वाला हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए सभी के सभी जो भी नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एज वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को देखिए मैंने बहुत बार कराया हुआ भी है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी को आता भी होगा, और देखिए नहीं आता होगा तो वो यहाँ समझ लेंगे। और ये क्वेश्चन आपका अधिकतर एग्जाम्स में आपका आजकल बहुत आ रहा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। क्या दे रखा है, एक्स की आयु बाई की आयु की 2/3 है। तो देखिए ध्यान से समझिए, एक्स की आयु बाई की आयु की 2/3 है, यानी कि अगर हम इसे मान लेते हैं एक तरफ एक्स और एक तरफ मान लेते हैं वाई, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स की आयु बाई की आयु की 2/3 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो समीकरण बनाकर या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है 6 वर्ष बाद एक्स की आयु 46 वर्ष हो जाएगी, तो 6 वर्ष बाद। अब इस क्वेश्चन को देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम इसे ना समीकरण बना करेंगे ना रेशो में करेंगे, सीधे सीधे इसका आंसर आएगा। कैसे, 6 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी, 46 वर्ष। तो इसका मतलब 6 वर्ष पहले वर्तमान में प्रेजेंट में उसकी आयु कितनी होनी चाहिए थी, 40 ईयर्स होनी चाहिए थी। क्लियर है भाई, 40 तो होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि x की आयु जो है वो बाई की 2/3 है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए x इक्वल होगा बाई का 2/3 ऐसे करके। क्लियर है। अब ये तो भाई x की आयु आई है ना 40, तो 40 x की आयु आई है, तो यहाँ पर हमें बाई की एज निकालनी है। किसकी पूछ रहा है, बाई की। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ से नीचे से मल्टीपल हो जाएगा, इनटू में पहुँचेगा और 2 पहुँचेगा डिवाइड में। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 से 20 टाइम्स, और 20 दिया कितना होता है 60। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 60 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है जो कि लेटर क्लासिफिकेशन से संबंधित है। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स दे रखे हैं, इनमें हमें पहचानना होगा कि कौन सा लेटर ऐसा है, कौन सा लेटर का समूह ऐसा है जो कि बाकी सभी से डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है AYBZ। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले ऑप्शन को लेते हैं AYB और Z, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि भाई ये ए जो होता है, देखिएगा बिल्कुल, मैं यहाँ पर बी को दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है, बी मैंने यहाँ पर दोबारा बना दिया। तो
फिर ए जो है जेड का अपोजिट होता है और बी जो है वो वाई का अपोजिट होता है। सेम ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ये बी इस वाई का अपोजिट हो गया और सी एक्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखेंगे तो डी डब्ल्यू का अपोजिट ई वी का अपोजिट हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो एम एन का अपोजिट तो होता है लेकिन ओ पी का अपोजिट नहीं होता। भाई पी का अपोजिट क्या होता है, तो पी का अपोजिट होता है के। पी के मूवी देखी होगी सभी ने ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि पी का अपोजिट के होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के हिसाब से ओ का अपोजिट क्या होगा, तो ओ का अपोजिट होता है एल। भाई सभी जानते होंगे, मैंने शॉर्ट इसकी ट्रिक आपकी बता भी रखी है पहले, और नहीं अगर पता है तो मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपको दोबारा से इसकी ट्रिक बनाकर डालूंगा। ठीक है, तो आप लोग सभी से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये होता है लव, यानी लव से हम याद कर सकते हैं कि भाई एल ओ यानी कि एक ही वर्ड में आता है, तो ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो कौन सा हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा कि भाई उसमें बीच वाला जो समूह है वो एक दूसरे का अपोजिट लेटर नहीं बन रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ समूह में कितने घन हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ करने का तरीका कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर से नंबर डालते हुए चलना है कि भाई टोटल यहाँ पर काउंट करते चलेंगे। तो देखिए 1 ये हो गया, यानी कि पहला डाइस हमारा हो गया ऊपर वाला, ये हो गया देखिए 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 और 4, हमने ऐसे नंबर डाल दिया। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए टोटल हमें काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1 है तो भाई 1 हो गया, यहाँ पर 1 और 2 3 हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पर टोटल 6 हो गया, और यहाँ देखेंगे तो कितना बन गया, ये आपका टोटल बन गया आपका 10। तो स्टूडेंट्स सबको ऐड कर देंगे तो 20 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भाई ऐसे ही तो ऐड करते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्यूब को कितना भी क्यूब बन रहे हो उसे हम काउंट करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कभी आप सोचें कि ये जो क्यूब है ऊपर वाला ये कोई हवा में लटका हुआ तो होगा नहीं, भाई इसके नीचे भी क्यूब होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम काउंट करते हैं, टोटल क्यूब कैसे काउंट करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो कि सही बिल्कुल जल प्रतिबिंब बना रही है। तो भाई जल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, यानी कि जो टॉप और बॉटम है वो आपस में चेंज हो जाएगा, बाकी लेफ्ट राइट सेम रहेगा। तो इसमें देखेंगे ये क्या है, ये राइट साइड है और ये क्या है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पर तो स्टूडेंट्स हमारा झोपड़ी में, यानी जो झोपड़ी का गेट है हम कह सकते हैं ये लेफ्ट साइड में है, तो झोपड़ी का गेट लेफ्ट में ही रहना चाहिए, और ये झोपड़ी उल्टी हो जानी चाहिए, जो इसका यानी शीर्ष है वो नीचे बॉटम में पहुंचना चाहिए। तो भाई बॉटम में एक तो यहाँ दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, अब कौन सा हो सकता है ये हमें चेक करना है। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया, झोपड़ी का जो गेट है वो कौन सी तरफ होना चाहिए, लेफ्ट में, और राइट में क्या होना चाहिए, जो साइड में ये आपको दिख रहा है भाई, ये झोपड़ी का जो साइड में ये सब पार्ट दिख रहा है ये राइट में होना चाहिए। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बन रहा है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन फिगर दे रखा है प्रश्न आकृति, और ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, देखिए सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बीच में एक सर्किल, यानी कि पेपर को पहले फोल्ड किया गया, यानी एक सर्किल आकार पेपर है उसे बीच में से काट कर, यानी कि ये समझ लीजिए ऐसे उसे फोल्ड कर दिया गया है, उसके बाद उसे आपस में ऐसे करके बीच में से फोल्ड किया गया है। जब ये अब ये देखिए 1/4 पार्ट रह गया, अब 1/4 में फिर से यानी कि बीच में से एक बार फिर फोल्ड किया गया है, तो टोटल हमारा ये हो गया 1/8 पार्ट। अब स्टूडेंट्स जब 1/8 पार्ट होता है, यहाँ कितने सर्किल बनाए गए हैं, एक सर्किल, तो इसका मतलब ओपन करने पर ये 8 सर्किल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे भाई, जब यहाँ पर बनाया गया है एक पार्ट में तो ये 8 पार्ट में आपको दिखाई देंगे अलग अलग, यानी कि एक यहाँ पर एक इस दूसरे कोने पर। तो हमारा कौन सा बनेगा, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आया हो आपको तो इस क्वेश्चन की मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, यानी कि जो आपकी स्लाइड चल रही है ये, इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी इन्हीं क्वेश्चंस की। तो आप लोगों को पीडीएफ में खुद भी सॉल्व करना है, साथ साथ प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पर टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पर भी 20 मार्क्स का आपका टारगेट लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि आपका यूपीपीसीएल जेईई का बिल्कुल 20 मार्क्स हमें लेकर आने हैं।
ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली क्लास देखनी है, साथ ही साथ सेल्फ रिवीजन ज़रूर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्लास लगा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको इसी पर्पज़ से प्रोवाइड कराऊंगा कि आप लोग उसकी सेल्फ रिवीजन भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, जैसा हमारा फिगर दे रखा होता है उसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे ये त्रिभुज, देखिए हमारा भाई ये त्रिभुज है, ट्रेंगल है, इसे कंप्लीट कर देंगे इस प्रकार से, कंप्लीट हो गया। ये लाइन सीधी आ रही है, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे ये क्रॉस चल रहा है, यहाँ से इस क्रॉस मिला दिया लाइन पर। फिर देखेंगे क्या चल रहा है, ये लाइन जैसे कि यहाँ से मिल रही है ना, ये नीचे वाली लाइन ये बना दी है बी की आकृति, तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ से भी एक बी की आकृति ऐसे बन जाएगी। क्लियर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है देख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो स्टूडेंट्स ये चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पर हमने, ठीक है, यानी फर्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। टोटल 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल 25 क्वेश्चन डेली के डेली मिलेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या दे रखा है, पंजाब भांगड़ा। तो स्टूडेंट्स पंजाब का भांगड़ा से क्या संबंध है, उसी प्रकार से गुजरात का बताना है भाई किससे संबंध होगा, बिल्कुल वही हमें पेयर जोड़ना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पंजाब का भांगड़ा से संबंध स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं। भाई हमें पता है पंजाब एक स्टेट है जहाँ पर भांगड़ा नाम का एक नृत्य होता है। क्या होता है, लोक यानी कि लोक नृत्य है, ये आपका बहुत ही फेमस नृत्य है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो पंजाब में कुछ और भी होते हैं, जैसे गिद्धा है, लूडी सामी है, तो ये कुछ पंजाब के लोक नृत्य होते हैं। क्लियर है, तो ऐसे स्टूडेंट्स गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं, तो गुजरात में होता है डांडिया, टिप्पड़ी, और एक होता है गाड़वा यानी गारवा, कौन सा होता है, गरबा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गरबा। क्लियर है, गरबा जो है यहाँ पर बिल्कुल गुजरात का एक लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 47 से कोई नंबर 52 बन रहा है, तो कैसे बन रहा है भाई ये देखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पहले 47 हमें दिया रखा है और 47 से 52 बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला लॉजिक हम कौन सा लगाते हैं कि भाई कोई मल्टीपल तो नहीं है, कोई यानी कि कुछ प्लस तो नहीं हो रहा, कुछ माइनस तो नहीं हो रहा। तो यहाँ देखेंगे तो हमारी नज़र में हमने देखा ध्यान से तो प्लस का 5 यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो सेम ऐसे ही 73 में भी हम प्लस 5 ऐड करके देख लेंगे। भाई 73 में जब प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 78। तो 78 हमारा ऑप्शन में है या नहीं है, तो भाई बिल्कुल 78 ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योगफल क्या है। भाई यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, यानी 1 से लेकर 9 तक आपको प्रत्येक अंक लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्लियर है, ऐसे 4 लिखा तो 4 का स्क्वायर कर दिया, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही मुझे टोटल 9 तक स्क्वायर लिखकर उसका ऐड करना है। तो ये आप समझ जाइए। तो भाई कैसे करते हैं सभी को पता होगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, सेल्फ करेंगे, ये होमवर्क में करना है और इसका आपको आंसर कमेंट सेशन में नीचे देना है, यानी कि जो ऑफलाइन कमेंट होते हैं उसमें आपको कमेंट करना है, ताकि मैं आप लोगों के आंसर्स बाद में देख सकूं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लाभ, लाभांश, बोनस और अधिल, यानी क्या है, अधिलाभांश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ध्यान से समझिएगा, हमें ये कुछ देखे हुए शब्द नहीं लग रहे। भाई प्रॉफिट माइंड लाभ होता है। लाभ आपको पता होगा, जब भी कोई वस्तु हम खरीदते हैं उस पर अगर हमें कुछ बचत हो जाती है, भाई हम बचत भी तो कह सकते हैं, वही तो लाभ होता है। अब बात कीजिए, उसने कह दिया कि भाई मैं आपको बोनस दे रहा हूँ। अगर दुकानदार ने कह दिया बोनस दे रहा हूँ, तो बोनस भी तो एक प्रकार का लाभ ही होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों आपको ध्यान से समझना है, यानी कि लाभांश और बोनस, लाभांश और बोनस, यानी कि जो हमें डिविडेंड होता है और बोनस होता है, यानी कि जो डिस्काउंट किया हुआ या फिर बोनस वगैरह, ये दोनों के दोनों हमारे प्रॉफिट के अंतर्गत आते हैं। तो बनेगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आपस में दोनों अलग हैं, आपस में अलग हैं भाई, बोनस का लाभांश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक प्रकार के प्रॉफिट ही कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दे रखा है इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और सैलरी, और यहाँ पर दे रखा है शेयर्स। तो
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बताना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सभी से डिफरेंट है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमें पता है इंश्योरेंस है या फिर भविष्य निधि है या फिर वेतन है, शेयर है। यहाँ पर देखा जाएगा तो शेयर को छोड़कर भाई शेयर में क्या है, सैलरी को छोड़कर क्या है भाई, हमें सैलरी में क्या होता है, वेतन पैसा हमें मिलता है, यही तो होता है। लेकिन बाकी सभी में पैसे हम जमा करते हैं, चाहे शेयर में करें, भविष्य निधि खाते में करें या फिर इंश्योरेंस में जमा करें। तो बाकी सभी में पैसे जमा करने होते हैं लेकिन सैलरी में वेतन मिलता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सभी से डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। आप बिल्कुल शुरुआत करेंगे शुरू से। क्या कहा गया है भाई, वेस्ट में कहा गया है, वेस्ट में 14, तो मैंने वेस्ट में 14 लिख दिया। क्लियर है? फिर कहा गया है दाहिनी ओर मुड़ेगी। तो स्टूडेंट्स पश्चिम दिशा में अगर कोई व्यक्ति है, किसी का फेस है, तो उसका दाहिना यानी राइट हैंड कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा, बेसिक सी बात है। तो नॉर्थ में कितना, 14 किलोमीटर, फिर से 14 मीटर। क्लियर है? फिर दे रखा है तब वह अपने बाईं ओर मुड़ेगी। तो बायां किधर होगा, तो फिर से बाएं मुड़ने पर वह फिर से वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगी और वेस्ट में कितना, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, ये तो लिख रखा है। फिर बाद में क्या हुआ, फिर से बाएं ओर मुड़ेगी, तो फिर से बाएं ओर मुड़कर 14 मीटर। तो फिर से बायां किधर होगा भाई, वेस्ट में फिर से बायां मुड़ने पर साउथ डायरेक्शन आएगी, तो साउथ में फिर से 14 मीटर। तो हमें पता है नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो भाई नॉर्थ में 14 और साउथ में 14 आपस में माइनस हो गया। अब रह गया है वेस्ट में। तो वेस्ट का जब सेम डायरेक्शन है भाई, वेस्ट में एक बार 14 मीटर चली और फिर से दोबारा 10 मीटर चली, तो टोटल हो जाएगा 24 मीटर। तो कितना बनेगा, 24 मीटर। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये स्टूडेंट्स कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया हमारा, यानी कि यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से, आपको बहुत ध्यान से समझना है, यानी जो हमारा आज है, हमें कभी भी जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन अगर ऐसे वाला क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, जिसमें बीता वाला कल पूछे या बीते वाले कल से भी पहले वाला कल पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपको हमेशा आज से लेकर चलना है। भाई ये मैंने मान लिया आज, ये आज मान लिया टुडे। क्लियर है? अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देना है, इसने क्या कहा, बीते कल से, तो भाई ये हो गया बीता वाला कल। बीते वाले कल से पहले वाला दिन, भाई इससे भी और पहले वाला दिन क्या था, संडे था, ये संडे था। तो भाई ये संडे के बाद ये हो गया मंडे, ठीक है, और ये हो गया ट्यूसडे। तो भाई आज मैंने टी बना दिया, यानी टुडे बनाया था, लेकिन ये ट्यूसडे भी मान लीजिए, ये ट्यूसडे हो गया। क्लियर है? अब कहा गया है तो आने वाले कल, यानी कि ये आने वाला कल हो गया, आने वाले कल के अगले दिन से तीसरा दिन, यानी अगले दिन से तीसरा दिन। तो भाई यहाँ से लगा लीजिए, तो स्टूडेंट्स कौन सा दिन होगा, तो भाई यहाँ पर आज क्या है, ट्यूसडे। अब ट्यूसडे में जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, भाई यहाँ पर देखेंगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, क्या बन रहा है स्टूडेंट, सैटरडे। लेकिन तीसरा दिन, तो यहाँ पर हमने देखिए क्या किया, सबसे पहले क्या है, आज से, आज के आने वाले कल में, यानी आने वाला कल ये हो गया, आने वाले कल के अगले दिन से तीसरा दिन। तो भाई ये हो गया पहला दिन, दूसरा दिन और ये हो गया तीसरा दिन। तो यहाँ पर एक दिन और ऐड होगा, तो क्या आएगा, संडे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ ईयर्स दे रखे हैं। भाई ईयर क्या है, पहला ईयर दे रखा है 2012, फिर दे रखा है 1998, 2005 और 1997। तो यहाँ पर हमें देखना है कौन सा हमारा ईयर सभी से डिफरेंट होगा। भाई क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बन गया है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर पहला दे रखा है ईयर, ठीक है, तो ये ईयर से संबंधित क्वेश्चन ही होगा। अब ईयर में हमारा क्या लॉजिक लगता है, या तो वो लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2012 क्या है स्टूडेंट्स, 2012 एक लीप ईयर है। क्या है, एक लीप ईयर है। और बाकी हम देखेंगे तो बाकी सभी हमारे नॉर्मल ईयर हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है TEN 10। अगर हम 10 को 20, 5, 14 लिख सकते हैं। भाई 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको, TEN। इसे किसी कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा गया है, 25 और 14। तो देखिए बिल्कुल ये इनकी प्लेस वैल्यू है। अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल इसकी प्लेस वैल्यू है। तो सेम उसी के अकॉर्डिंग मैन को कैसे लिखा जाएगा, तो MEN।
भाई MEN को कैसे लिखा जाएगा, M को लिखा जाएगा 13, E को लिखा जाएगा 5 और N को 14। तो 13, 5, 14 आपका ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है भाई यानी कि लिग्यूम बीज और मटर और किडनी बीज के बीच में कौन सा पेयर बनेगा, कौन सा संबंध बनेगा, यानी कि आपके लिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो गया है फिर से। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर बात की जाए यानी कि लिग्यूम बीज और मटर और किडनी बीज, ये क्या है स्टूडेंट्स, इसके बारे में किडनी बीन यानी कि किडनी बीन आपने नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो एक बीन की फली आती है उसी के बारे में बात चल रही है। और मटर के बारे में बात आई है तो मटर भी देखिए आपने देखा है इन दोनों के अंदर बीज होते हैं, इन दोनों के अंदर बीज होते हैं। तो भाई ये यहाँ पर बात की जाए दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दोनों अलग अलग पार्ट हैं। भाई अलग अलग सब्जियाँ होती हैं, लेकिन बात की जाए इन दोनों के अंदर बीज हैं तो लिग्यूम बीज जो होता है ये दोनों की दोनों उसके अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन कौन सा बन गया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चंस। तो भाई सभी विद्यार्थियों के लिए थैंक यू सो मच। और सभी विद्यार्थी देखिए जितने भी हैं क्लास को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को देखिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप सभी को अपना सहयोग बनाए रखना है, क्लास को अपने स्टेटस पर लगाना है, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी में क्लास को शेयर भी करना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी हमारे पास जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर मैं आपकी और भी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। फिलहाल मैं अभी एक क्लास मैंने स्टार्ट की है, इसी के साथ साथ मैं दूसरी क्लास आपकी जो UPPCL JEE के लिए शॉर्ट वीडियो की जो मैंने आपको कहा था उसको वो भी मैं आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ। और हो सकता है कल से आपकी वो क्लास भी आपको मिल सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो की आपकी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जो कि आपके 10 से 15 मिनट की रहा करेगी, जिसमें हम UPPCL में आने वाले किसी भी एक टॉपिक को लेकर चला करेंगे और उसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा करेंगे, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित वहाँ पर चर्चा करा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी कभी कभी मैं आपसे लाइव डिस्कशन भी किया करूँगा क्योंकि अभी मेरे पास कैमरे की व्यवस्था नहीं है जो कि मैं आपके सामने लाइव आ सकूँ। तो कभी कभी जब लाइव रखा करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपसे लाइव भी बातचीत होया करेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाकी कोशिश करूँगा कि मैं इस क्लास को भी कल से लाइव रखूँ, ठीक है, कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरे साथ में बने रहिए और क्लास को बस अच्छे से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।